अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज़ मोहसिन परेज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली होने जा रही है आइल्स एकेडमिक और जनरल की रीडिंग के ऊपर। तो इस वीडियो में हम रीडिंग के ऊपर बात करेंगे और आपको मज़ीद चल के ये भी बताऊंगा कि आइल्स एकेडमिक रीडिंग में और आइल्स जनरल रीडिंग में क्या फ़र्क होता है। कि लोग अमूमन ये भी सवाल करते हैं कि एकेडमिक की रीडिंग में और जनरल की रीडिंग में क्या फ़र्क है, आया कि इनमें कुछ कंपैरिजन है या क्या चीज़ है। तो हम सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो आइल्स की एकेडमिक की रीडिंग होती है और आइल्स की जनरल की रीडिंग होती है, इसमें कंपैरिजन क्या होता है। सो बेसिकली जो एकेडमिक आइल्स होता है ये आप सबको पता है कि ये उन लोगों के लिए होता है जो हाई स्टडी हाई कोर्सेज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जनरल ट्रेनिंग वो वाला आइलेट्स होता है कि जो लोग वर्क पर्पज़ के लिए बाहर जा रहे हैं। सो जो मेजॉरिटी होती है जनरल ट्रेनिंग में वो ज़्यादा उन लोगों की होती है जो लोग जिन लोगों ने मैट्रिक बहुत टाइम पहले की होती है, एफएससी इंटरमीडिएशन उन्होंने बहुत पहले की होती है। मतलब उनकी स्टडी में भी गैप होता है, कुछ लोग तो पढ़े भी नहीं होते, उनकी स्टडी में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो उसके लिए जो आइलेट्स के जनरल ट्रेनिंग का जो सेटअप तैयार होता है, उसमें ये होता है कि उसमें आपको पैसेजेस ज़्यादा हो सकता है दे दें, लेकिन उसमें जो रीडिंग होती है वो सिंपल वर्डिंग होती है, इतनी भी सिंपल नहीं होती। लेकिन जो उसमें रीडिंग जो लिखी होती है ना, जो आपके पैसेजेस होते हैं उसमें सिंपल वर्डिंग होती है, इतना खासा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोकेबलरी वहाँ पे यूज़ नहीं करते। और अगर हम दूसरी उधर देखें एकेडमिक, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अभी रनिंग प्रोसेस में होते हैं, स्टडिंग रनिंग प्रोसेस में होते हैं, तो उनके लिए ना उसमें 3 या 4 पैसेजेस दे देते हैं, पैसेजेस कंप्लीट कर लेते हैं और जो वोकैब्युलरी होती है वो एक्सटेंडेड वहाँ पे बढ़ा दी जाती है और अच्छे-अच्छे सिनोनिम्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, वोकैब्युलरी बढ़ाई दी जाती है और थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लेवल है वो वहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया जाता है। अगर हम इससे हट के थोड़ा अपने नज़रिए से इसको देखें, आइलेट्स एकेडमिक रीडिंग की और आइलेट्स जनरल रीडिंग को, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनमें फ़र्क क्या होता है। और दूसरी बात रही कि इनमें क्या फॉर्मेट्स भी चेंज होते हैं, जो भी बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आइलेट्स की जो रीडिंग है, सिर्फ आइलेट्स की रीडिंग में बात करते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं, यहाँ भी होते हैं, उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, मैच द हेडिंग्स वहाँ भी होती हैं, यहाँ भी होती हैं, इन द ब्लैंक्स समरी कंप्लीशन वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। देयर इज नथिंग एल्स बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, सो बात जो है वो ये है कि आइलेट्स की रीडिंग पे हमने बात कर ली, पैसेजेस के रिलेटेड बात की, फॉर्मेट्स के रिलेटेड बात की। अब बात करते हैं उसके मार्किंग क्राइटेरिया की तरफ। तो यहाँ पे जो एकेडमिक आइलेट्स वाले हैं उनको थोड़ा एडवांटेज है। हमने बात की आइलेट्स एकेडमिक रीडिंग के ऊपर, आइलेट्स जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग के ऊपर, पैसेजेस कैसे होते हैं, फॉर्मेटिंग कैसी होती है। और अब हम बात करते हैं मार्किंग क्राइटेरिया। तो क्या आइलेट्स एकेडमिक रीडिंग और जनरल ट्रेनिंग का मार्किंग क्राइटेरिया सेम होता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। याद रखिए कि लिसनिंग और रीडिंग, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में मार्किंग क्राइटेरिया जो होता है वो डिफरेंट होता है। ये बात ज़हन-नशीन कर लीजिए। सपोज़ करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आइलेट्स एकेडमिक रीडिंग और जनरल रीडिंग के दरमियान बैंड स्कोर कैसे कंपेयर किए जाते हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पे ये शो हो रहा है, एक तरफ आइल्स एकेडमिक और दूसरी तरफ आइल्स जनरल। ये रीडिंग के स्कोर हैं, मेन स्कोर हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आप रीडिंग के जनरल में अगर आप 4.5 लेना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 19 टू 22 करेक्ट आंसर देने होंगे। और यही अगर 19 टू 22 करेक्ट आंसर अगर आप आइल्स एकेडमिक की रीडिंग में करते हो तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको 5.5 इसके बैंड्स मिल रहे हैं। आइल्स की रीडिंग में एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी अपने क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप कभी भी उस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज टाइम इज़ द बिग कंसर्न इन एवरी आइल्स मॉड्यूल। और ये बात मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी आइल्स का मॉड्यूल आप जब करते हो तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा क्रूशल, बहुत ही ज़रूरी है। सो आइलेट्स की जो रीडिंग होती है इसमें बेसिकली 3 या 4 सेक्शंस होती हैं। मोस्टली या प्रोबेबली हम 3 सेक्शंस जो होते हैं वो हम देखते हैं अपनी आइलेट्स की जनरल ट्रेनिंग के, और एकेडमिक में हम 3 सेक्शंस देखते हैं। और सपोज़ कर लें अगर हमारे पास 3 सेक्शंस आती हैं इन द फॉर्म ऑफ 3 पैसेजेस, तो उसको आप कैसे करो, क्योंकि आपको पता है कि आइलेट्स की जो रीडिंग होती है इसमें हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं
और हमारी जो रीडिंग होती है, जैसे कि हमारी लिसनिंग होती थी, लिसनिंग में हमें लास्ट के 10 मिनट्स दिए जाते हैं अपने आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये बात भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आइलेट्स की जो रीडिंग है, इसमें आपको जैसे ही आप अपने आंसर फाइंड आउट कर लेते हो, आप अपने आंसर फ़ौरन से ट्रांसफ़र साथ-साथ आंसर शीट पे करते जाओ। सो हमारे पास ओवरऑल 60 मिनट होने वाले हैं आइलेट्स की रीडिंग में, तो हमने क्या करना है, हमने हर एक सेक्शन को 20 मिनट्स में डिवाइड कर देना है। बट इस तरह क्या होगा, इस तरह आप एक सिंपल आइलेट्स कर रहे हो, आइलेट्स रीडिंग कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है ना टाइम पे फोकस नहीं कर पाते। तो मैं आपको इसके लिए यही मशवरा देता हूँ कि आप 15 मिनट्स सेक्शन 1 में लो, 15 मिनट्स सेक्शन 2 में लो, और जो बाकी के जितने मिनट्स हैं, वो आप 30 के 30 मिनट्स लास्ट सेक्शन में लो। क्यों कि जैसे ही आप अपना आंसर फाइंड कर लेते हो, तो आप या तो उसी वक़्त अपना आंसर जाके चेक करके अपना आंसर फ़ौरन से उसी नंबर पे, ये भी याद रखिए, जो आंसर आपने फाइंड किया है, उसी नंबर में जाके आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर देना। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है आइलेट्स की रीडिंग में, स्टूडेंट्स इस वज़ह से भी फ्लॉप हो रहे हैं। अच्छे खासे आंसर ढूँढ लेते हैं और फिर उनकी नंबरिंग गल करके फिर आगे आंसर शीट पे आंसरिंग जो ट्रांसफ़र करते हैं, वो रॉन्ग कर देते हैं और फिर वो फ्लॉप हो जाते हैं रीडिंग में। और ब्लैंक्स और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, इनमें जो स्पेलिंग होते हैं, ये स्पेलिंग भी आपने बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। और सपोज़ कर लेते हैं कि अगर कोई फॉर्मेट आता है जिसमें आ जाता है चूज़ द करेक्ट नंबर, चूज़ द करेक्ट लेटर, यहाँ भी ये बात भी याद रखने वाली है, अगर उसने नंबर बोला है, तो नंबर ही ट्रांसफ़र करना है, अगर लेटर बोला है, तो लेटर ही ट्रांसफ़र करना है, अगर 1 वर्ड बोला है, तो 1 वर्ड ही ट्रांसफ़र करना है, अगर 2 वर्ड्स बोले हैं, तो 2 वर्ड्स ही ट्रांसफ़र करने हैं। मैंने जो खुद इस चीज़ को एग्ज़ामिन किया है, वो ये है कि स्टूडेंट आंसर फाइंड कर लेते हैं, बट स्पेलिंग का ख़्याल नहीं रखते, नंबरिंग आगे-पीछे कर जाते हैं, जब आंसर को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो अपनी रीडिंग में फ़ेल हो जाते हैं। तो आपने 15 मिनट्स फर्स्ट सेक्शन, 15 सेकंड और 30 मिनट्स तो अपने लास्ट सेक्शन में देने, ताकि आपको लास्ट सेक्शन में जब भी आप जाओ, क्योंकि वो हार्ड है, तो उसमें आपके पास अच्छा खासा टाइम हो। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर, बिकॉज व्हेन वी आर लुकिंग इन रीडिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स लाइक चूज द करेक्ट नंबर, मैच द हेडिंग्स, चूज द करेक्ट लेटर्स, fill in the blanks, and true false not given. So they all come in the form of the order. So we have to follow the order. अगर ऑर्डर को नहीं फॉलो करोगे तो आपका रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, ये भी मैंने स्टूडेंट में देखा है। सपोज करते हैं, सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होता, लाइक मिसिंग वर्ड्स में, इसको आप फिलिंग द ब्लैंक्स बोलते हो, समरी कंप्लीशन बोलते हो, कंप्लीट द सेंटेंसेस बोलते हो, इसमें आपका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। और दूसरा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इसमें आपका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जहाँ पे आपके क्वेश्चन और आंसर का ऑर्डर चेंज होगा, वो होते हैं अमूमन चूज़ द करेक्ट नंबर, चूज़ द करेक्ट लेटर, मैच द हेडिंग्स और एमसीक्यूज। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास फिल इन द ब्लैंक आती है, और फिल इन द ब्लैंक में ऑर्डर कैसे हमने फॉलो करना है। और यहाँ पे याद रखिए, फिल इन द ब्लैंक को हल करने की स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले जो ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन हैं, प्लीज़ आप उनको अंडरलाइन करो, उनको समझो, जो कीवर्ड्स हैं आप उनको समझो, फिर आप अपने पैसेजेस में जाओ। स्ट्रेटजी यहाँ पे ये है। और इसी तरह जब हम मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ, और फिर हम जब मूव करते हैं हम मैच द हेडिंग्स की तरफ, और चूज़ द करेक्ट नंबर, चूज़ द करेक्ट लेटर की तरफ, तो तब स्ट्रेटजी हम थोड़ी डिफरेंट रखते हैं। तब हम पहले पैसेजेस, सपोज करते हैं अगर पैसेज ए है, तो हम पहले उसको पढ़ते हैं और फिर उन सारी स्टेटमेंट से मैच करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका टाइम कंज्यूम करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सो फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। याद रखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स एक ऑर्डर फॉर्म में आती हैं। इसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब इस चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज करते हैं आपके पास एक पैसेज है जिसमें क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स और सॉरी मिसिंग वर्ड, चूज द मिसिंग वर्ड्स, कंप्लीट द समरी बिलो और सेंटेंस कंप्लीशन। तो आपका सपोज करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपके पास जो पैसेजेस है उसमें 3 पैराग्राफ हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को अंडरलाइन करें। अब आप अपने पैसेजेस में चले जाएं। याद रखिए कि जहाँ पे आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेते हो, अब ब्लैंक्स में और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के में ये याद रखिए कि जो सेकंड जो आंसर आएगा वो उसी ब्लैंक के बाद आने वाला है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट जो फर्स्ट वाला आंसर होता है उसको लास्ट वाले पैराग्राफ में, और जो लास्ट वाला होता है उसको फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। यहाँ पे वो टाइम जब पजल हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर कहाँ पे ढूंढूं। सिनोनिम होते हैं, वोकैबुलरी ज़्यादा स्टैंडर्ड होती है, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे उनका माइंड स्टक हो जाता है।
और वहाँ पे वो टेंशन लेना शुरू स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे उनका टाइम तेज़ी से रन होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो इसी तरह जब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में हम आते हैं तो सबसे पहले अगर सपोज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है तो पैराग्राफ 1 में होगा, और अगर क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ 1 की अगर सपोज़ करते हैं 4-5 लाइन्स हैं, तो अगर उसकी पहली लाइन में है तो क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसका आंसर सेकंड या थर्ड लाइन में होगा, और इसी तरह सो ऑन। ये जो होता है, ये ऑर्डर हो जो होता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, और ये एक फ्लो में जा रहा होता है। और ये हमेशा याद रखिए कि ऑर्डर सीक्वेंस आपने कभी भी नहीं छोड़ना, आपने सीक्वेंस को मेंटेन करना है। सीक्वेंस अगर आपका मेंटेन रहा तो आप अपने आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। जैसे हमने अभी समरी कंप्लीशन के बारे में बात की है, ऑर्डर के बारे में बात की है, अभी हम आते हैं अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर सबसे पहले ये मैं आपको बात बताता हूँ कि स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, आप सबसे पहले उसको देखो। क्योंकि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक जिसमें आता है कि राइट ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, और दूसरा यस नो नॉट गिवन। सो बेहतर यही होगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो ट्रू की जगह टी लिख देते हैं, अब फॉल्स की तरह एफ लिख देते हैं, और नॉट गिवन की तरह एन जी लिख देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अप्रोप्रिएट मेथड नहीं होगा आंसर ट्रांसफ़र करने का। इसके आपको नेगेटिव मार्क्स, मतलब इसका आपको कोई मार्क नहीं मिलने वाला। और इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर हम जब नॉट गिवन ट्रांसफ़र करें तो नॉट गिवन कैपिटल में लिखें, स्मॉल फ़र्क नहीं पड़ता, इसे आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो। इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि आप अगर ट्रू है तो आप उसकी जगह पूरा ट्रू लिखो, TRUE ट्रू। अगर फ़ॉल्स है तो उसकी जगह फ़ॉल्स ही लिखो। हाँ, अगर उसने कहा है ट्रू की जगह वहाँ पे क्या है येस, तो उसकी जगह आप ट्रू नहीं लिखो, आप येस ट्रांसफ़र करो। और अगर फ़ॉल्स की जगह उसने नो लिखा है तो आप नो को ट्रांसफ़र करो, फ़ॉल्स को ट्रांसफ़र नहीं करो। बाकी मेथड इसका सारे का सारा सेम ही है। और मज़े की बात ये है कि ट्रू फ़ॉल्स नॉट गिवन भी हमारी ब्लैंक्स हैं उसकी तरह एक ऑर्डर में आती हैं, एक फॉर्मेट में आते हैं, तो इसका ऑर्डर भी डिस्टर्ब नहीं होता। सपोज़ अगर हमने एक ट्रू फाइंड कर लिया तो दूसरा उसके नेक्स्ट होगा, तीसरा उसके नेक्स्ट होगा। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है मैच द हेडिंग्स। मैच द हेडिंग्स में जो ऑर्डर होगा, जैसे कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया, ये थोड़ा-सा फ्लक्चुएट होगा। अभी यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ैक्ट आंसर है, हम उसको पैसेजेस पूरा का पूरा पैसेज हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है। अगर स्टेटमेंट हमें कह रही है चूज़ द करेक्ट लेटर, तो आप याद रखिए कि करेक्ट लेटर ही चूज़ करना है। अगर कह रही है चूज़ द करेक्ट नंबर, तो आपने करेक्ट नंबर ही चूज़ करना है। और सपोज़ करते हैं, अगर आपके पास सिर्फ़ आ गया है मैच द हेडिंग्स, और पीछे आपको पैराग्राफ में आपको दिए गए ए, बी, सी, डी, ई, इस तरह के पैराग्राफ दिए गए, तो तब आप सिंपल सी जाके आप पैराग्राफ को रीड करो, ना कि क्वेश्चन को रीड करो। इस तरह ये फ़ायदा होगा कि अगर सपोज़ कर लेते हैं, अगर आपने पैराग्राफ ए रीड कर लिया है, वो आपने सीक्वेंस में रीड करना है। पैराग्राफ ए जब आप रीड करोगे, तो अब आप अपनी स्टेटमेंट्स को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी को उससे मैच करना स्टार्ट कर दो, और यहाँ से आपको एक स्टेटमेंट मिल जाएगी, ठीक है? और इसी तरह जब दूसरे को पढ़ोगे तो वहाँ आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। इस तरह आपका काम ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। और मैच द हेडिंग्स को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है, यही मैंने आपको बताया है कि जब भी मैच द हेडिंग्स आ जाए, तो सबसे पहले आप पैराग्राफ को रीड करो, ना कि स्टेटमेंट्स को रीड करो। हाँ, कीवर्ड्स को तो अंडरलाइन आपको करना है, क्योंकि कीवर्ड्स तो हमारा मेन रोल है हर जगह पे। तो सबसे ईज़ी मेथड मैच द हेडिंग्स के लिए यही है। अब हम आते हैं अपने उस टास्क की तरफ जो कि रीडिंग में सबसे ज़्यादा टफ होता है। आप सोच रहे होंगे शायद वो मैच द हेडिंग्स है, शायद वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है। नहीं, जो रीडिंग में सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन होता है, टफ टास्क होता है, वो होता है एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन दे देते हैं, और अब आंसर में आपको 3 या 4 लेटर देते हैं, कभी-कभार 5 दे देते हैं, और आपको उसमें से 1 लेटर चूज़ करना होता है या 2 लेटर चूज़ करने होते हैं। वो आपको स्टेटमेंट आपको बताएगी कि हाउ मेनी लेटर्स यू हैव टू चूज़। अब इसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? सिंपली इसके लिए ये चीज़ है कि याद रखिए, कभी-कभार तो आपके क्वेश्चन में ही आपको आंसर दे दिया जाता है। सपोज़ अगर वो एमसीक्यूज़ में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो वो पूछेगा व्हाट द राइटर्स हैज़ told in the first paragraph, what the writers had described about this thing in the second or third paragraph। तो आंसर तो आपको खुद ही मिल गया कि आपको सिर्फ उसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है या सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है। फिर भी अगर
उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो अंडरलाइन करो, अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, मेन वर्ड पे फोकस करो। और एमसीक्यूज के लिए जो सबसे बेहतरीन ट्रिक है वो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वो ये है कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द रॉन्ग आंसर बिफोर टू द राइट आंसर। अपने राइट आंसर को ढूंढने के बजाय रॉन्ग आंसर फाइंड करो। जैसे ही आप अपना रॉन्ग आंसर फाइंड कर लोगे, उसके ऊपर आप लाइन लगा दो, आपको ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। फिर भी आपने क्या करना है, आप अपने कीवर्ड पे फोकस करो। सपोज करते हैं कभी कभार चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वो कर देता है। ओके गाइस, ये था रीडनिंग का जनरल ओवरव्यू। तो अभी मैंने चीज़ों को ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया, ये बस आपको सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, जो कि आप इन टिप्स को यूज़ करके आप अपनी रीडिंग के जो बैंड्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हो। इससे हट के और कुछ भी नहीं है जो आपने रीडिंग में करना है। ये होप्स हो कि आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मज़ीद वीडियोस मैं रीडिंग के ऊपर भी डालूँगा। ऐसे अभी हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर बात की है, तो उसके ऊपर एक ब्रीफली एक वीडियो बनाना है। इसी तरह आपकी ट्रू वाज़ नॉट गिवन के ऊपर। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ शेयर माय चैनल आल्सो टू अदर पीपल सो दैट दे कैन अवेल दिस नॉलेज। और लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।